अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना और या रशिया के साथ मिलके कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए कि ये इसको रोका जाए और ये ज्यादती हो रही है सो ऑन। इससे अलावा पाकिस्तान और यूएन को तो अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी खाते में नहीं पाकिस्तान की कोई रखते। डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है ईरान के साथ उसकी डिफेंस के लिए। सो देयर इज नथिंग पाकिस्तान कैन डू। ओके, व्हाट रशिया एंड चाइना आर डूइंग? सुना है कि रशिया कोई चाइना आयशा डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, सिर्फ behind वो the scenes। हथियार दे सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि इसराइल एक मौके की तलाश में है। आपने कहा था वो फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है और बिल्कुल कोई कर ना कोई सकता ड्रामा कर सकता है। मैं समझता हूँ अभी भी कुछ ना कुछ को ज़रूर करेंगे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम तो नहीं करना चाहते थे मगर देखिए ईरान ने क्या किया और फिर हमें अब मजबूर हो के हमें ये करना पड़ा। कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन ये करेंगे, फॉल्स फ्लैग जैसे आप कहते हैं, ताकि ये जवाब बन सके उनके पास। लेकिन आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर बताते हुए कहा था कि वो पहले बहुत धक्का जोर लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे करके यू टर्न ले लेते हैं। अभी भी आपको लगता है कि वो दबाव बढ़ा के ईरानी रजीम से कोई और अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, उनकी वीकनेस उनको कमज़ोर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आयशा वो अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि जी दस्तबरदार हो जाए, ये गवर्नमेंट ही चली जाए। और वो क्या डिमांड करते हैं? सब कुछ तो हो गया। उन्होंने सैंक्शंस उनके चल रहे हैं, लग रहे हैं, आवाम खड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और वो ईरान से क्या मांगेंगे? अच्छा, सैंक्शन से मुझे याद आया कि ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से जो एक्सटेंशन मांगी गई है, पाकिस्तान क्या उतने 10 साल के बाद भी इस पोजीशन में होगा कि वो इस पर मामला कर सके या अदालत की तरफ से देखिए आज पेनल्टी आपने फेस करनी? एक बहुत अहम बयान आया है पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के सफ़ीर हैं जी, उन्होंने बहुत पाकिस्तान के हक में एक बयान दिया है कि बड़ी हमें खुशी हुई है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहा है। कहाँ पाकिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव किया था एंटी ईरान फोर्सेस ने, जिसमें यह कहा गया था कि ईरान के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है जी, अपने अवाम के ऊपर, उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन था, उसको कंडेम करने का रेजोल्यूशन। तो उसमें बहुत से मुल्कों ने उस रेजोल्यूशन को पास किया, हिमायत की, मगर चाइना ने और पाकिस्तान ने हमायत नहीं की। और ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जी, क्योंकि तवक्को शायद नहीं थी कि पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो अमेरिका सकता के खिलाफ खड़ा हो सकता तो है। पाकिस्तान तो खड़ा हो गया और ईरान का साथ दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात आने वाले हैं, मगर अभी शायद नहीं होगा ऐसे। और आपने जो बात की ये ईरानियन पाइपलाइन की, मेरा ख्याल है कि इशारे हो चुके हैं एक दूसरे की तरफ कि अच्छा हमने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आप मेहरबानी करें ना, ये जो धमकी आप हमें दे रहे हैं इसको पीछे हटाएं और एक्सटेंशन दे दें हमें 10 साल की। और एक्सटेंशन वाला तो बड़ा जैसे कहते हैं ना एस्केप क्लॉज है ना, कि अभी आप मत लेके जाएं, आगे देखा जाएगा। तो 10 साल की एक्सटेंशन दे दें। ये तो नहीं कह सकते कि आप केस ना करें, उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है, उनको भी करना पड़ता है क्योंकि एक वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुछ इस किस्म की बात हो रही है जिससे ये लगता है कि वहाँ भी कोई सेटलमेंट होने जा रही है, ताकि इस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर ना आए जो कि आ सकता था ईरान की तरफ से। साथ देने की जहाँ बात हुई, तो इससे पहले भी जब ईरान पे अटैक किया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो तब पाकिस्तान की भी कोशिशें थी बिहाइंड द सीन्स ईरान के मामले को लेकर। अभी भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया, कुछ ना कुछ पक रहा है और वहाँ भी महसूस किया जा रहा है। ऐसा अगर कुछ होता है तो उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? ऑब्वियसली सब मुतहरिक हो चुके हैं, जो यूरोपियन फ़्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई हैं ईरानियन एयर स्पेस से। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है डिस्फ्यूज़ करने के लिए सिचुएशन? कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना और या रशिया के साथ मिलके कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए कि ये इसको रोका जाए और ये ज्यादती हो रही है सो ऑन। इससे अलावा पाकिस्तान और यूएन को तो अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी खाते में नहीं पाकिस्तान की रखते। कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है ईरान के साथ उसकी डिफेंस के लिए। सो देयर इज नथिंग पाकिस्तान कैन डू। ओके, व्हाट रशिया एंड चाइना आर डूइंग? सुना है कि रशिया कोई चाइना आयशा डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, सिर्फ वो हथियार दे सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, मगर किसी किस्म की जंग के अंदर बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते, ना ही लेंगे वो। ओके, अच्छा सेठ साहब, ये 1 हफ्ते का जो वक्त लिया गया, असल में अमेरिका के पेश नज़र क्या था कि इजराइल रिटेलिएशन के लिए तैयार हो जाए, तमाम अड्डे महफूज बना लिए जाएं, या इससे भी ज़्यादा कुछ कि ईरानी तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके? देखिए दोनों चीज़ें थी ना। एक तो ये कि वो तजिया कर रहे थे, देख रहे थे कि वहाँ की जो इंटरनल रिबेलियन है उसकी कितनी अहमियत है, कितनी वज़न है, कितनी स्ट्रेंथ है, कि आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, कंट्रोल में आ जाएगी नहीं आ जाएगी, उसको और हवा होगी नहीं होगी। एक तो ये असेसमेंट थी, ये ऑनगोइंग असेसमेंट है, अभी भी साथ साथ चल रही है।
मगर वहाँ लगता है ऐसे है कि उसको काबू में कर लिया ईरान गया। गवर्नमेंट ने उसको काबू में कर लिया है। तो अब ये है कि अब वो दूसरा ऑप्शन कि अच्छा अगर ईरान हमें अटैक करता है तो कितनी डिफेंस तैयारी है हमारी, इसराइल की, हमारे बेसिस की, एट्सेट्रा, और कितने हमने काउंटर वेपन्स जो देने हैं मिसाइल्स को रोकने के लिए, वो कितनी उनकी आर्सेनल जो है उसके स्टॉक पाइलिंग कितनी हो गई है, कितनी नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये भी देखा जा रहा है कि किस अगर प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करनी है, मतलब बताए बगैर रात को एकदम स्ट्राइक हो जाती है, तो जहाँ जहाँ बैटरीज हैं जहाँ से ये मिसाइल्स लॉन्च करनी है, क्या कितनी, अगर 100 बैटरीज हैं सारे ईरान में, तो कितनी बैटरीज को हम अटैक करके विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ख़त्म कर सकते हैं, और कितनी रह जाएंगी जहाँ से मिसाइल्स चली जाएंगी, हर बैटरी से कितनी मिसाइल्स जाएंगी, कितनी रोक सकेंगे, कोई सऊदी अरेबिया के ऊपर रोकेंगे, कोई कतर इधर से रोकेंगे, कोई उधर से रोकेंगे, और फाइनली कितनी इजराइल पहुंचेंगे और वहाँ कितनी। तो ये सारी कॉन्स्टेंट असेसमेंट चलती रहती है डिफेंस में। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। तो सिर्फ साहब ऑल आउट वॉर का ऐलान करने वाले ईरान के पास अभी ऑप्शंस क्या है? वो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर सकते हैं? ऑयल प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा इस अटैक का अगर अमेरिका हमला करता है? देखिए ये तो फिर होगा ना, अगर ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम जा रहे हैं, हम लेके मरेंगे, जी, तो ये जो बातें आपने की है वो तो हर चीज़ करेंगे ना। आई थिंक दे विल डू दी blockages and they will attack all the places. वो तो होगा। So I think you need to understand कि डैमेज और डेवस्टेशन बहुत होगी। और पहले से ज़्यादा होगी, जो इससे पहले ऑपरेशन किया गया उससे ज़्यादा। उसके बाद भी मतलब रजीम चेंज तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, ईरान टोटली कैप्चर कर लिया जाएगा। नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। व्हाट देन? नहीं, देखिए दिस इज नॉट कि ईरान को कैप्चर कर लेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड तो होने नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड जहाँ भी हुए हैं वहाँ कैप्चर नहीं, वो सस्टेन नहीं कर सके, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने बूट्स ऑन ग्राउंड करना। तो उसका ये मकसद ये होगा कि किसी तरीके के साथ, जैसे वेनेजुएला के अंदर जी, वहाँ तो धमकी के साथ काम हो गया, यहाँ डेवस्टेशन, तबाही, असैसिनेशंस, डिस्ट्रक्शन ये करके, और वहाँ से अंदर से फ्रॉम द विद इन द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स या किसी और तरीके के साथ ये जो गवर्नमेंट है इसको हटाया जाए, और वहाँ से कोई दूसरी गवर्नमेंट आए जो ईरान के साथ बात करने के लिए तैयार हो, जो कि उन्होंने वेनेजुएला में कराया। वहाँ पहले होमवर्क किया हुआ था, यहाँ वो नहीं हो सकता, यहाँ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ एक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी पूरी 1 लाख से ज़्यादा उनकी तादाद है, वो हर जगह पे उनकी कमिटीज़ हैं, उनकी ऑफेंसिव आइडियोलॉजिकल लोग हैं। यहाँ वो नहीं हो सकेगा। यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। क्या? एक ये कि वो कामयाब हो जाएं टू असैसिनेट दी ईरानियन लीडर, जिसकी वजह से फिर एक खला पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर उन्होंने जिनको 3 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है उनमें से एक को वो बन जाएंगे। जी। फिर जब वो बनेंगे तो उस वक्त जो आइडियलिस्ट्स हैं या इडियोलॉग्स हैं वो पीछे हट जाएंगे और प्रैग्मेटिस्ट को आगे कर देंगे, जिसमें प्रैग्मेटिस्ट जो हैं वो फिर बात करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, और ये आज़ादियाँ और ये सारी चीज़ों की बातें शुरू हो जाएंगी। एंड जैसे वेनेजुएला के अंदर अभी खबर आ रही है कि वो खातून जिनको जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको बना दिया गया है। हाँ, तो पता लगा कि उनसे शायद पहले से उनके और उनके भाई के साथ जो कि स्पीकर है उनकी असेंबली का, वो पहले ही उनके साथ कोई अरेंजमेंट हो चुका था कि अगर ऐसे हुआ तो फिर आप तो, और वो अभी सुना कि वो अमेरिका जा रही हैं और नेगोशिएट करने। तो मतलब है वो जो वहाँ बात हो रही थी कि हम रेजिस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, सब वो शुरू में उन्होंने सिर्फ ये दावा किया था, ड्रामा था, और आपने तभी पॉइंट आउट कर दिया था कि वो भी यही कहेंगे लेकिन बाद में कोऑपरेट करेंगे। तो अब यहाँ भी इसी किस्म की वो स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, रेजीम ना चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, जो नए गवर्नमेंट के लोग आते हैं वो फिर जो पुरानी रेजीम के जो करते धरते थे और जो आइडियोलॉग्स थे वो पीछे हट जाए और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक किस्म के लोग सामने आ जाए। काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। Well, I don't know, slow poison or not, that's for the Iranian people to decide. बट ये टारगेट्स हैं मैक्सिमम अमेरिका के इस खत्ते में या ईरान बाबत, और इसराइल के भी कुछ ऐसे अज़ाइम है। सारा एनालिसिस इसके ऊपर हो गया। जब स्ट्रेटजी की बात हो रही है तो एक डिफेंस स्ट्रेटजी अमेरिका की सामने आई है सेठ साहब। इससे पहले सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमने पिछले साल के आखिर में देखी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जिसकी नकाब कुशाई की गई, और अब जो ये स्ट्रेटजी आ रही है ये डील कर रही है अपने तहादियों के साथ भी। ताइवान का अब की बार इसमें जिक्र नहीं है, और नॉर्थ कोरिया का मामला भी ज़्यादातर साउथ कोरिया के हवाले करने की बात की गई है, और ये कहा गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की सोच जो है वो पोस्ट कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी से अब इंटायरली डिफरेंट होगी। सो ये डीप स्टेट के साथ हमहंग हो चुका है ये सारा मामला। नहीं, देखिए दोनों एक ही चीज़ है। एक डिफेंस की है जो टैक्टिकल किस तरीके के साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, वो थी
योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जिसकी आपने बात की, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर एक मुल्क को कहना अपने पाँव पे खड़े हों, अपनी खुद डिफेंस करें, 5% ऑफ GDP लगाएं, ये सारी बातें उस पर इशारा था कि हम तो अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इधर ही रहेंगे और हमने कहीं जाके जंगें नहीं करनी, हमने कंपटीशन कर, ये सारी बातें थी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में। उसमें और इसमें फ़र्क ये है, बातें वही हैं कि वो थी अमेरिका फर्स्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था उसका, जिसमें टैरिफ्स थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये जो है डिफेंस स्ट्रेटजी, ये मिलिट्रीली एक्सिक्यूट कैसे की जाएगी, मिलिट्री एक्सिक्यूशन इसकी कैसे होगी, वो फलसफा, ये इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन की डिफेंस स्ट्रेटजी, दैट्स द डिफरेंस। और दूसरी बात ये है कि उसमें टैरिफ्स, ट्रेड, बॉर्डर इन्फोर्समेंट्स, कोर सिक्योरिटी स्टेटस का ये बातें हुई थी। इसमें ये है कि होमलैंड के प्रोजेक्ट्स लाइक गोल्डन डोम मिसाइल, मिलिट्री ना कि जी प्रोटेक्ट कैसे करना है अमेरिका को, अपने आप को, एंड इसी तरीके के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बनना है। और वो कहते थे कि जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना है हमने, ये बताते हैं कि टैक्टिकल मसल कैसे बनानी है टू बी एबल टू डू दैट। और वो मतलब ग्रीनलैंड, पैनामा, ये सारी बातें इसमें आ गई हैं कि भाई वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ग्रीनलैंड को भी लेना है, पैनामा को भी लेना है, एंड ये बातें। तो इसमें इसको स्पेल आउट कर दिया कि मिलिटरीली हमने कैसे करना है। तो इसी के तरीके से हर एरिया के ऊपर कि वो उन्होंने एक्सिक्यूशन के तरीके बता दिए। अदरवाइज इट इज़ द सेम थिंग, एज आई सेड, दैट वाज द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, दिस इज द मिलिट्री डायमेंशन। और ताइवान का जिक्र ना करके इन अ वे चाइना को भी गो अहेड दे दिया कि आप अपना एरिया संभाले, अपना रीजन संभालें। उन्होंने पहले भी कहा था कि आप जापान को, फिलीपींस को, साउथ कोरिया को खुद अपने, जहां जैसे यूरोप में वो कह रहे हैं कि नेटो शेटो हुण तुसी करना तो आपे करो, उधर भी यही कह रहे हैं अपने पैसे खर्च करो और करो, हम हैं मगर यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ। तो इन अ सेंस चाइना मस्ट बी थिंकिंग कि अब वी हैव अ फ्रीयर हैंड टू डिसाइड ऑन हाउ टू डील विद, पहले वी यूज्ड टू डील विद अमेरिका, नाउ वी हैव टू डील विद दीस 3 or 4 कंट्रीज। ठीक, तो अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि चाइना ने कभी नहीं ये कहा कि हम मिलिटरीली वी विल अटैक ताइवान। मगर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी। और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं आई वाज कन्विंस्ड कि अब कोई डील होने जा रही है ऑन ताइवान ऑल्सो लॉन्ग टर्म। अच्छा, देखिए, ताइवान इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिप्स, जो चाइना भी इस्तेमाल करता है और जो अमेरिका भी इस्तेमाल करता है। वो सबसे बड़ी जो चिप की इंडस्ट्री है ना, माइक्रो चिप्स की, वो ताइवान के अंदर है। अच्छा, अब अभी एक अमेरिका ने एक डील की है वो ताइवान, एक अमेरिकन कंपनी है, वो उसने ये फैसला किया है, और वो ताइवान में भी उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कि वो वहाँ से अपना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के अमेरिका लेके आएगी। अच्छा, ताकि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ताइवान से हट के अमेरिका आ जाए। तो अगर ये प्लानिंग है कि अब जो कोर इंटरेस्ट है अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल, वो उठा के ताइवान से इधर ले आते हैं अमेरिका के अंदर, तो देन अमेरिका हैज़ नो ग्रेट इंटरेस्ट लेफ्ट इन ताइवान। तो फिर तो चाइना कैन डू वट एवर इट लाइक्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तैयारी यही हो रही है लॉन्ग टर्म, कि चाइना के साथ हमने कंपटीशन करनी है, जंग नहीं करनी, मगर ताइवान के ऊपर हमने लड़ाई नहीं करनी, उसको डिटेरेंस रखना है। अच्छा, मगर ये नहीं कि फ्री वॉक ओवर हो जाए, मगर वी आर नॉट गोइंग टू गो टू वॉर विद चाइना। कल को चाइना अगर कुछ टेक ओवर करने की कोशिश करना है तो ये नहीं होगा कि इट विल बी एंड इन न्यूक्लियर वॉर। और बाकी